एकजुट करने के लिए, हिंदू समाज में जो जात पात ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी द्वारा निरंतर समय समय पर समरसता समभोज कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये सौभाग्य है कि आज कोपागंज ब्लॉक का भी कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और उसके साथ साथ हम लोगों ने हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और एकजुट करने के लिए समरसता समभोज कार्यक्रम का आयोजन यहाँ तमसा नदी के किनारे मुक्तिधाम परिसर पर आयोजन किया है। क्या लगता है आपको कि 2022 चुनाव को देखते हुए क्या ये कार्यक्रम कराया जा रहा है? जी नहीं, आप लोग तो इस बात से अवगत ही होंगे कि हिंदू युवा वाहिनी द्वारा निरंतर हर समय समय पर समरसता समभोज कार्यक्रम का आयोजन होता रहता। उसी क्रम की एक इकाई, एक अंग जो है यहाँ तमसा कोपागंज ब्लॉक के इस तमसा नदी के किनारे का भी अंग है जहाँ समरसता समभोज का कार्यक्रम हो रहा है। जैसे आपने बताया कि हिंदू भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए, वो कौन से ऐसे हिंदू भाईचारे हैं जो आपस में जिनमें फूट है? देखिए, रीजन क्या है? देखिए, समाज में कुछ कुरीतियाँ भी हैं। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो हिंदू समाज में जात पात ऊंच नीच छुआछूत के जो भेदभाव हैं उन्हें समाप्त करने के लिए एक समरसता समभोज गोरखनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठ द्वारा सदैव ये अभियान चलाया जाता रहा। उसी के क्रम में चूँकि गोरक्ष पीठ की ही जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं के द्वारा संचालित ये संगठन हिंदू युवा वाहिनी है और उनके निर्देश पर आज नहीं इसके पूर्व में भी लगातार समरसता समभोज कार्यक्रम का आयोजन होता रहा। और उसी क्रम में हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए यहाँ आप देख रहे होंगे तमाम हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई किसी की जात नहीं पूछेगा, एक साथ सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर समरसता समभोज करके सामाजिक एकता का परिचय देंगे। क्या लगता है जैसे कि 2022 का चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जाति को साधने शुरू कर दी हैं, कोई ब्राह्मण सम्मेलन करा रहा है, कोई यादव सम्मेलन करा रहा है, कोई चौहान सम्मेलन करा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ से पूर्वांचल से जातिवाद खत्म हो जाएगा? जी, निश्चित तौर पर खत्म होगा और जातिवाद समाप्त हुआ था तभी 2022 में पूर्वांचल ने बहुत बड़ी सीट, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया था और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। फिर वो इतिहास हम लोग दोहराने जा रहे हैं और फिर एक बार फिर 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है 2022 का? क्योंकि पिछला मुद्दा तो कई ऐसे मुद्दे थे, महंगाई को लेकर थे, बेरोजगारी को लेकर थे, राम मंदिर को लेकर थे। इस बार कौन से मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हमारे पास तमाम मुद्दे हैं और हम अपने विकास के मुद्दों पर लेकर, जो विकास हमने 5 सालों में किया है, उन विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके साथ साथ 492 वर्षों का जो संकल्प था, 492 वर्षों का जो राम मंदिर निर्माण रुका हुआ था, वो 5 दिसंबर 2020 को भूमि पूजन के साथ प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ हिंदुत्व को भी एक मजबूत स्तंभ मिला है और उसके साथ साथ हमारी सनातन परंपरा का सही तरीके से निर्वहन हो रहा है और हमारी सनातन संस्कृति भी पूर्ण रूप से मजबूत हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर और जो हमने काम किया, हमें कोई डर नहीं है, हम लोगों ने काम किया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अच्छा काम किया है। गरीबों को आवास देने का कारण आज समाजवादी पार्टी के मुखिया कल अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, 12 से लेकर 17 तक का उनका कार्यकाल था, 12 से लेकर 17 तक के कार्यकाल में उन्होंने बिजली ही नहीं दी। बिजली शाम के समय बिजली गायब रहती थी, दिन में बिजली गायब रहती थी, रातों को सोने के बाद बिजली आती थी। किसान परेशान हो जाता था क्योंकि जब रात उसे सिंचाई तो करना ही होता था। 12 बजे रात के बाद जब बिजली आती तो किसान ठंड में तड़पड़ाते हुए अपने खेतों की जाकर सिंचाई करता था। आज 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार बनने के बाद हम ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर तहसील पर और तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। कोई किसान आज ठंड में रात को विवश नहीं है कि वो अपने खेतों की सिंचाई करे। उसे दिन में और शाम के समय भी पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। ये आप सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। कुछ किसान हैं जो नाराज चल रहे हैं। हम लोग फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कहीं ना कहीं वो जो छुट्टे पशुए हैं उनसे बड़ी नाराजगी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गोवंश हैं
ये गौवंश हमारे और आपके मन यानी कि उन सभी किसानों के और हमारे सभी लोगों के किसान हैं। तो किसानी की कई परिभाषा है। किसानी की परिभाषा सिर्फ यही नहीं है कि हम खेतों में काम कर रहे हैं तो ही किसान हैं। किसानों की परिभाषा ये है कि अगर गौवंश हम रखे हुए हैं, गौवंश की सेवा कर रहे हैं, गौवंश के माध्यम से अगर हम 2 पैसे का रोजगार कर रहे हैं तो वो भी किसानी के ही कैटेगरी में आती है, क्योंकि गौवंश और किसान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ये अलग बातें हैं कि आप नुकसान नहीं करते। गौवंश गौ की सेवा करना हिंदू धर्म का परम कर्तव्य है। और जो किसान नहीं है वो हमको लगता है समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं जो नाराज हैं और वो कभी खुश नहीं हो सकते हैं। जो असल में हिंदू होगा वो गौवंश से कभी अपने खेतों के नुकसान पर रो नहीं सकता है, क्योंकि गौ माता अगर आपके खेत से एक अन्न लेती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपके खेत में 1000 अन्न पैदा होता है। मैं चैलेंज के साथ पूरी समाजवादी पार्टी को, चाहे जो भी ये मुद्दा उठाते हैं कि गौवंश से उनका नुकसान हो सकता है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि एक मंडा खेत वो अपना इस तरीके से बोले, एक मंडा खेत बगल में बोलें और उसमें मैं गौवंश छोड़ूंगा या वही लाकर गौवंश छोड़ दें, और जिस खेत में गौ माता का चरण पड़ जाएगा वहाँ उनका अन्न एक भी रत्ती कम नहीं हो सकता है, बढ़कर ही मिलेगा। इसलिए गौवंश को कभी आवारा पशु नहीं कहना चाहिए और गौवंश से कभी नुकसान नहीं हो सकता। ये समझ में नहीं आया कि सरकार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कर रही है, क्या चुनाव की रैली है इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव अपने समय पर, चूँकि चुनाव कराना भारत सरकार और चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग आया था हमारे प्रदेश में भी 5 राज्यों में जहां चुनाव होना वहां पर भी आए, तो उन लोगों ने समीक्षा की, सभी जिलों के डीएम एसपी और कमिश्नर से उन लोगों ने बैठक की, राजनीतिक दलों से भी बैठक थी। आज भले आप देखेंगे थोड़े मोड़े इधर उधर राजनीतिक दल अपने आपस में सामने आकर कहेंगे कि नहीं चुनाव नहीं कराना चाहिए था कोरोना, लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने भी एफिडेविट दिया है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए चुनाव को सही समय पर ही कराना चाहिए, चुनाव टालने की कहीं बात नहीं है। और हमारा उत्तर प्रदेश तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि हम लोग लगभग 19 करोड़ वैक्सीनेशन के तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 19 करोड़ वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में हो चुका है। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया कि वैक्सीनेशन थोड़ा सा और तेज करना, तो हम तो भारत में नंबर 1 पर खुद चल रहे हैं, यानी कि हम 19 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुके हैं। जो बड़े बड़े देशों की जितनी आबादी होगी उतना वैक्सीनेशन हम वर्तमान समय में कर चुके हैं। कई देशों की आबादी से तो हम पार हो चुके हैं। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करते हुए चुनाव अपने समय पर होगा और चुनाव कोरोना नियमों का पालन करते, इसमें हम सभी लोगों का दायित्व भी बनता है कि हम लोगों को नियमों का पालन करते हुए चुनाव को कराना चाहिए।